नमस्कार। आज का लेक्चर नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है, आज का लेक्चर है मार्क्स बढ़ाने के लिए। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में सवाल वही होते हैं लेकिन सिलेक्शन जवाब से होता है। अगर आपको ये लगता है कि आर्ट एंड कल्चर याद करके लिखा जा सकता है या फिर ये एग्जाम निकाला जाएगा, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूपीएससी याददाश्त नहीं है, प्रेजेंटेशन और लिंकेज देखता है। क्या देखता है? प्रेजेंटेशन और लिंकेज देखता है। इसीलिए आज के आपके लेक्चर में मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। संकल्प से सफलता तक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से अभिनंदन करती हूँ। आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में हमने कुछ पार्ट्स को देखा, जैसे स्टार्टिंग में हमने जो है हड़प्पा संस्कृति को देखा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रथम चरण में मंदिर कैसे थे, द्वितीय चरण तृतीय चरण में मंदिर कैसे थे, यानी कि प्रारंभिक समय के अगर मंदिरों की विषय की बात की जाए तो किस प्रकार के थे। फिर मंदिर स्थापत्य में हम थोड़ा और अंदर गए और हमने नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली पर स्थापित जो मंदिर शैली है उन सारे मंदिरों के स्ट्रक्चर्स को देखा, उसकी स्टोरी को पढ़ा, उनकी हिस्ट्री को खंगाला और सारी चीज़ों को उस हद तक कवर किया जो यूपीएससी प्रश्न बना सकती है। आज उसी कड़ी में हम यहाँ पर आगे उपस्थित हुए हैं और यूपीएससी के मेंस के जो पीवाईक्यू हैं उनकी राइटिंग्स को समझते हुए उस प्रश्न के इर्द गिर्द का जो कंटेंट होगा, उस प्रश्न से रिगार्डिंग और क्या चीज़ें बन सकती हैं, उनको हम यहाँ पर आज डिटेलिंग में समझेंगे। मेरे ख्याल से आज एक ही दो प्रश्न होंगे, लेकिन उस एक दो प्रश्न के में आप देखेंगे 10 प्रश्नों के बराबर उसमें उत्तर होंगे, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि लिखना किस प्रकार से है, टॉपिक की डिमांड क्या है और उसको प्रेजेंटेशन के साथ कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए समय ज़ाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सब नए हैं या फिर कोई नया है यहाँ पर देख रहा है तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ संकल्प से सफलता से टाइप करें, मेरा फोटो होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं टाइमली ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको शाम को 6 बजे इकोनॉमिक्स, ट्यूसडे, सैटरडे आपको शाम को 6 बजे आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। वहीं साथ साथ में जियो पॉलिटिकल के टॉपिक्स भी मिलते हैं। बीच में एक दो दिन क्लासेस बंद रही थी किसी कारणवश, अब लेकिन सुचारू रूप से जारी रहेंगी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आज के लेक्चर को हम यहाँ समझते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? देखिए, अभी तक मैं वो प्रश्न ले रही हूँ जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए, ठीक है। 7 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं, जो टॉपिक मैंने उन लेक्चर्स में पढ़ाए हैं उसी से ही मात्र प्रश्न अभी लेकर आई हूँ। जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स को कंप्लीट करते जाएंगे उस प्रकार से पीवाईक्यू, चाहे वो मेंस के हों चाहे पीटी के, उनको हम सॉल्व करते जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण के निवेश यानी कि इनपुट उनको प्रदान किए हैं? चर्चा कीजिए। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता है उसकी नगर नियोजना जो योजना है, किस प्रकार से नगरीकरण बेस्ड उस शहर को बनाया गया था, उसका रिफ्लेक्शन क्या हमारे वर्तमान में जो वर्तमान युगीन जो नगरीकरण है, जो जो देखेंगे जो आप देखेंगे वहाँ पर यहाँ पर जो नगरीकरण दिखाई देता है, जो सिटीज़ में जो डेवलपमेंट दिखाई देता है, उसका पुराने समय के इनपुट्स कितने हमें जो है प्रेजेंट टाइम के जो सिटीज़ हैं उसमें कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, उनको यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। अर्बन प्लानिंग की जो ये बात कर रहे हैं, तो ये 10 नंबर का है। अब यहाँ पर मैंने क्या करने का प्रयास किया है कि इस टॉपिक में क्या पूछा गया उसको तो समेकित किया है, इसी के साथ साथ इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत ही कई ऐसे प्रश्न हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको इसी टॉपिक में मिल जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? मतलब एक प्रश्न उत्तर यहाँ लेकर आए हैं लेकिन उसमें कई प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं उस टॉपिक से संबंधित। तो हमें समझना है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थापत्य कला जो है क्या है, जिसको हमने समझा हुआ है, इसको हम आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में समझने का प्रयास करें। और ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने लेक्चर 1 से नहीं देखा है, तो उनको भी ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। इससे संबंधित आप ऐसी प्रश्न लिखिएगा, अब इसको समझने के बाद फिर अपना आंसर लिख के मुझे सेंड करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में इतने ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई, जो अपनी बेहतरीन स्थापत्य कला के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। शहरों को सावधानी पूर्वक वहां पर बनाया गया और जो अपने समय में बहुत आगे के उन्नत शहरी नियोजन की कहानी को भी बताती है, जैसा कि हमने लेक्चर के टाइम पे समझा था। आप कह रहे हैं शहरी नियोजन निर्माण कौशल को भी दर्शाता है। भाई सोचिए, उस समय पे शहर नियोजन की बात की गई है, बड़ी बात है अपने आप में।
देखिए अभी इस तरह का फॉर्मेट लेकर आए हैं। अगर किसी बच्चे को लगेगा कि नहीं मैम सिर्फ प्रश्न के उत्तर के ही संदर्भ में सिर्फ उत्तर लिखिए, तो हम उस प्रकार से भी लेकर आएंगे। यहाँ पर यह है कि पूरे टॉपिक को समझाते उसका रिप्रेजेंट किया है, ताकि कोई भी प्रश्न अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आए तो आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो सॉल्व करने में। क्लियर है? अब इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए यहाँ पर 2014 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये तो पूछा गया है शायद 2014 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वो प्रश्न यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं। तो ये क्या, ग्रिड प्रतिरूप के निर्मित आयताकार खंड योजना। ग्रिड प्रणाली पर हमने देखा था कि कैसे ग्रिड प्रणाली पर इस जो है शहरी नगरी योजना को बनाया गया था। ठीक है, मुख्य सड़कें इसमें नहीं बल्कि छोटी छोटी गलियां थी जो सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध शहर निर्माण को दर्शाती है। हमने समझा योजनाबद्ध सड़कें और गलियां किस प्रकार से उस समय पे बनाई गई थी, क्योंकि कह रहा है ना कि क्या उस समय की चीजों को जो अर्बन को सिटीज को जो स्टेबल किया गया था, क्या उसका रिफ्लेक्शन प्रेजेंट टाइम में दिखता है। तो इसको हम अभी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो सड़कें हैं गलियां हैं बहुत ज्यादा व्यवस्थित हैं, मेंटेन के साथ बनाई गई हैं, जिनकी चौड़ाई अधिक थी, साथ ही नालियां भी ढकी हुई थी ताकि कोई बीमारी ना फैले, गंदगी ना फैले। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में मुख्य रूप से सड़क के इतने मीटर चौड़ी इतने मीटर लंबी थी। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ऐसे जो है इनपुट्स आप दे सकते हैं। किलेबंदी की बात की जाए तो शहरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईंटों से बनी दीवारें थी। ठीक है, लुटेरों और पशु तस्करों और बाढ़ से बचाती थी इनको। शहरी विभाजन शहर के दो भागों में विभाजित था, जैसे कि दुर्ग ऊपरी भाग और निचला शहर जो होता था वो निचला भाग कहलाता था। तो कैटेगराइज भी उसको डिवाइड किया गया था। आप जिसने लेक्चर नहीं देखा है उसको समझ नहीं आ रहा होगा। यानी कि जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार की चीजों को आपको डालना होगा, क्योंकि प्रश्न का रिपीटेशन कई बार हो जाता है। हमें बस आंसर का फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट रखना होता है। जैसे ऊपरी भाग हमने देखा था किसके लिए था, जो ऊपरी दुर्ग बनते थे वो अन्न भंडार गृह, प्रशासनिक भवन, हॉल, आंगन जैसे महत्वपूर्ण संरचनाएं बनाई गई। निचला भाग था जो दुर्ग के नीचे निचले भाग के शहर में था और लोग ईंटों के घरों में यहाँ पर रहते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें सामग्री क्या यूज होती थी, क्यों ये कहते हैं कि इस शहरी नगरी योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। सोचिएगा कि उस समय जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, हड़प्पा के लोग जो है ईंटों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते थे, पत्थर की इमारतें इस दौरान नहीं बनाते थे, तो ध्यान रखना है। ठीक है, घर की मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे और नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी ताकि धंसे नहीं और प्रॉपर तरीके से काम करे। हड़प्पा शहरों में मोटाई, चौड़ाई, लंबाई एक निश्चित अनुपात में हमें देखने को मिलती, इसीलिए तो उसका जो है रिफ्लेक्शन आज के शहरीकरण में भी देखने को मिलता है, जैसे चंडीगढ़ जैसे बड़े उदाहरण हैं आपके पास। आवासीय क्षेत्र की बात की जाए तो शहरों में अलग अलग आवासीय क्षेत्र भी थे, जहां आंगन के चारों ओर पक्की ईंटें थी, बहुत सारी मंजिलों की इमारतें भी थी, घरों में निजी कुएं भी थे, स्नानागार भी थे। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के जो है उदाहरण हमें देखने को मिलते, बताते हैं कुंड के रूप में बने थे, शायद पूजा पाठ से संबंधित होंगे, किसी धर्म विशेष से संबंधित होंगे या फिर कर्म कांड के लिए उसको बनाया गया होगा। ठीक है, जल निकासी व्यवस्था हमने देखा, नालियां, जल निकासी प्रणाली, घर में नालियां उन्नत सामग्री से निर्मित थी। सड़कों की नालियों के साथ इस प्रकार से कनेक्ट किया गया था ताकि कोई भी गंदगी इत्यादि घर में ना रहे और चीजें जो है ढकी रहे, कुछ इस प्रकार से चीजें की गई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन आप देखेंगे सामान्य लोगों के घर कुछ इस प्रकार से थे और ग्रिड प्रतिरूप वाली जो सड़कें थी, जल निकासी इस प्रकार से बनी होती थी। ठीक है, नगर की दीवारें काफी मोटी होती थी, जिसमें देखेंगे गढ़ जो ऊंचे चबूतरे पर स्थित होते थे। ये सिंधु घाटी की नगर योजना है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे तो आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी सारी चीजों को समझने की। अन्नागार, भंडार गृह के जो उच्च दुर्ग होते थे उसके अंतर्गत बनाए जाते थे। ठीक है, कालीबंगा जैसे शहरों में आप उदाहरण भी देना है। देखिए अगर आप इस तरह के उदाहरण मेंस आंसर राइटिंग में नहीं देंगे तो आपके आंसर सामान्य लगेंगे। ठीक है, तो ये उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना है ताकि आपके आंसर्स बेहतर लगे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा जैसे शहर जो है मोटी दीवारों वाले अन्नागार होते थे। एयर का जो है संचार के लिए हवा के स्थान होते थे, जिससे अधिशेष फसल जो होते थे, सरप्लस में जो फसलें होती थी उनको प्रोटेक्ट किया जा सकते, भंडारण सुनिश्चित किया सकते, जो एक्स्ट्रा में जो है भंडारण स्टोरेज किया जा सके उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उनमें कीड़े ना लगे। ठीक है, जल प्रबंधन देखा। गोदीबाड़ा जो है डॉक यार्ड क्या है, ये लोथल में साबरमती नदी पर आप देखेंगे बड़ा गोदीबाड़ा था, जिसमें उन्नत समुद्री अवसंरचना का प्रदर्शन किया गया जो सिंधु घाटी के अद्वितीय था। ठीक है, इसके बाद शवाधान स्थल वगैरह भी
बनाए गए, भाई वहाँ लोग रहते थे तो इस प्रकार की शव क्रिया वगैरह भी वहाँ पर होती थी। जैसे यहाँ पर शवाधान स्थल थे जिसमें प्राय देखेंगे मिट्टी के बर्तन और आभूषण पाए गए हैं। जो शवाधान स्थल मिले हैं उसमें कई सारे मान्यताओं के हिसाब से अगर डेड बॉडी रखी जाती थी तो मिट्टी के बर्तन भी उसमें साथ रखे जाते थे, आभूषण भी मिले हैं। मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास का संकेत भी दिखाता है कि भाई ये अपने साथ लेकर जा रहे हैं, ये संकेत भी दिखाता है। पुरुष और महिलाओं दोनों को आभूषण के साथ दफनाया जाता था। उदाहरण ये कहाँ पर हमें देखने को मिला है, राखी गढ़ी गड्ढे में दफन, हड़प्पा में ताबूत में दफन, ठीक है, गड्ढे में दफन। अब यहाँ पर जब आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे शवाधान स्थल मिले तो बताएंगे कि कहाँ पर किस प्रकार से शवाधान स्थलों में क्या प्रक्रिया अपनाते थे। जैसे राखी गढ़ी में गड्ढे में दफनाते थे, हड़प्पा में आप हड़प्पा स्थल में देखेंगे जाके तो वहां पर ताबूत में दफन करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हड़प्पा कालीन जो स्थापत्य कला है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वही नगर नियोजन, उदाहरण हमने देखा विशाल स्नानागार, अन्नागार, उन्नत जल निकासी, उसके उदाहरण आप देखेंगे मोहनजोदड़ो में सोखने वाले गड्ढे के साथ ढकी हुई नालियां मिलती है। मानकीकृत आप देखेंगे ईंटें, मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा ईंटों को पकाया गया, ये बड़ी बात है, ठीक है। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल इन्होंने घर बनाने में किया। इस उपयोगितावादी स्थापत्य कला जैसे अन्नागार हो गया, जैसे लोथल में गोदीवाड़ा हो गया, गोदाम जैसी इमारतें आर्थिक संगठन, व्यापार सुविधा और खाद्य सुरक्षा तंत्र की ओर इशारा करते हैं। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स। आप देखिए सब कुछ नहीं लिखना है लेकिन आपको इसमें से मैंने एक जैसे बता दिया ये प्रश्न है, आप इस प्रश्न में इस तरह की चीज़ों को लिखना है, इसमें से छांट के आपको लिखना है कि क्या आप लिख पा रहे हैं क्या नहीं लिख पा रहे हैं। और इस ये जो टॉप प्रश्न का उत्तर दिया गया है इसी उत्तर में कई सारे ऐसे प्रश्न छुपे हुए हैं जो आपके इसी सारे टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बात की जाए तो महान स्नानागार अनुष्ठानिक को जो है प्रदर्शित करता है, धार्मिक प्रथाओं का संकेत देता है। सामाजिक संगठन हो, वर्ग संरचना, जैसे निजी कुएं हो गए हैं या उच्च दुर्ग में जो चीज़ें किले बनाए गए हैं। उत्तरवर्ती भारतीय स्थापत्य कला की विरासत की बात की जाए, स्वच्छता पर बल ने प्राचीन भारतीय नगरों में उत्तरवर्ती नगर योजना प्रथाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। पर्यावरण के प्रति अनुकूलन अगर आप देखेंगे तो बाढ़ प्रवण और शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त स्थापत्य कला पारिस्थितिक जागरूकता अनुकूल को दर्शाती। उदाहरण के लिए धौलावीरा में ऊंचे चबूतरे और बाढ़ सुरक्षा के लिए जो बेड़े लगाए गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कैसे बता सकते हैं, भाई बता सकते हैं कि हाँ रिफ्लेक्ट होता है प्रेजेंट टाइम में भी, जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें पुरानी चीज़ों का रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से शहरीकरण का दिखाई देता है हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और इनपुट डालना चाहते हैं तो आप हमें लिख के भेजिएगा टेलीग्राम पे, जो टेलीग्राम मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही, तो उस पर लिख कर भेजिएगा। जैसे आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर जो है हमें चर्चा करनी है। तो बेसिकली गुप्त काल की जो स्थापत्य कला और इसमें संस्कृति और चोल काल के बारे में बताना है। तो 2022 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, मे बी एक बार ईयर चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं 250 शब्दों में लिखना है, इसको तो मैंने लंबे विषय में लिख कर दिया है ताकि आप सारे प्रश्नों को इसके अंतर्गत हल कर सकें। जैसे गुप्तकालीन स्थापत्य कला की बात की तो चौथी शताब्दी के शुरुआत में गुप्त साम्राज्य को आमतौर पर भारतीय स्थापत्य कला का सोने का युग, स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि इस दौरान के जो टेम्पल्स वगैरह आप देखेंगे बहुत बेहतरीन बनाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद गुप्त शासकों के दौरान जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित थे। गुप्त स्थापत्य कला की बात की जाए तो भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर चित्र बनाना इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में था, जिसने गुफाओं के आंतरिक भागों में एक जीवंत कलात्मक अनुभूति लाने का प्रयास किया कि दीवारों पर इस प्रकार से पेंटिंग को उकारा गया कि पूरी उस समय की कहानी का वर्णन, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक, उस प्रकार से उसको दर्शाया गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ कह रहे हैं कि पांडवलेनी गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र के नासिक में, पांडवलेनी में इतनी गुफाएं पहली शताब्दी में हीनयान काल के दौरान बनाई गई, फिर महायान प्रभाव दिखाई दिया और बुद्ध की मूर्तियां उकेरी गई, ठीक है। मोंट पेरिस, अब इन उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए कि कौन सी गुफा कहाँ पर उस दौरान की बात की गई। अब क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करनी है, तो गुप्त काल ने परंपरा और संस्कृति में उस टाइम क्या योगदान दिया, यहाँ पर वो बात की जा रही है। तो वो एग्जांपल्स हम दे देंगे यहाँ पर, जैसे उदयगिरी की पूरा बहुत डिटेल में नहीं देना है, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर है, आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उदयगिरी की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है आपकी, ठीक है। अब मंदिर स्थापत्य कला, क्योंकि कहते हैं स्वर्ण युग का काल है, तो सबसे बड़ी स्थापत्य कला देखे तो गुप्त काल के दौरान दिखाई देती है, ठीक है। जैसे प्रयुक्त, अब यहाँ पर क्यों ऐसी क्या विशेषता है, क्यों भिन्न है बाकी युग से, तो यहाँ पर जो सामग्री वगैरह मंदिरों में यूज की भागी भिन्न है, जैसे ईंट और पत्थर। गुप्त काल के दौरान आप देखेंगे मंदिरों के निर्माण के लिए ईंट पत्थर का भी उपयोग किया गया।
और अधिक प्रचलित इसमें ईंटें थी। और उत्तर में आप देखेंगे जहां पर गुप्त वंश का प्रभाव था, ईंट के मंदिरों को नक्काशीदार ईंटें, टेराकोटा फलकों से सजाया गया और पत्थर के मंदिरों को जो है अलंकृत करके मूर्तियों को उभारा गया। उनके सौंदर्य और धार्मिक आकर्षण में और ज्यादा वृद्धि की गई, इसलिए गुप्त काल हमें विशेष रूप से दिखाई देता है। प्रमुख तत्व कौन कौन से पूर्वी भारत में देखेंगे, प्रारंभिक मंदिर में संरचनाओं को गजकारी डिजाइन से सजाया गया, उसके बाद टेराकोटा का इस्तेमाल किया गया। इसने गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य में एक अनूठी स्थानीय झलक जो है उत्पन्न की है। नक्काशीदार ईंटों और टेराकोटा फलकों का प्रयोग किया गया सज्जा सजाने के लिए। उस वक्त के मंदिरों का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसा कि मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें जाके देखिएगा तो बहुत खूबसूरती से और बहुत भिन्न तरीके से किया गया। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला के कुछ स्टेजेस रहे हैं। प्रारंभिक चरण 3 चरण में देखा है, तो इन 3 चरण के कुछ उदाहरण हैं। लेक्चर्स देखिएगा तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे प्रथम चरण की कुछ विशेषताएं हैं, उनके कुछ उदाहरण हैं, उनका कुछ इंपॉर्टेंस है, ये देख लीजिए क्योंकि ये मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, जैसे प्रथम चरण में सरल वर्गाकार गर्भगृह बनाए गए, छोटा और सपाट छत वाला द्वार मंडप बनाया गया। ये लेक्चर वही समझ पाएगा जिसने पुराने लेक्चर्स, पुराने बोले तो लेक्चर 1 से इन सीरीज को देखा है। उदाहरण के लिए कंकाली देवी मंदिर बुनियादी मंदिर तत्व और न्यूनतम अलंकरण के साथ प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। फिर द्वितीय चरण में जगती यानी कि ऊंचा चबूतरा बनाया गया, गर्भगृह के चारों ओर छतियुक्त प्रदक्षिणा पथ बनाया गया, अलंकृत अधिक संरचना की गई। जैसे उदाहरण पार्वती मंदिर, नचनट कुठार का शिव मंदिर और भूमरा। ठीक है, चबूतरा प्रदक्षिणा पथ के मानक बनाने के साथ संरचनात्मक विकास को भी दर्शाता है। तृतीय चरण का इसमें शिखर का परिचय हुआ, जैसे दशावतार का मंदिर जो कि देवगढ़ में है, भीतरगांव का मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नागर शैली के उदय का प्रतीक माना जाता है यहाँ से तृतीय चरण से, जो कि हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में। जिसके बाद उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के लिए एक आधार स्थापित यहाँ पर देखने को मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मंदिरों की श्रेणियां थी वो हमने देखा, प्रदक्षिणा पथ वाले मंदिर मिले, फिर शिखर युक्त मिले, 3 चरणों में इस तरह से डिवाइडेड थे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे उथले आयताकार उभारों वाले मंदिर, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आपको दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पर आते हैं कि गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसकी महत्वता है। तो मंदिर निर्माण संबंधी नियमावलियां थी, जैसे मंदिर निर्माण के मार्गदर्शन के लिए नियमावली बनाई गई जिसमें योजनाबद्ध व्यवस्थित दृष्टिकोण को दर्शाया गया कि सभी लोग आराम से दर्शन कर सकें। शिखर की शुरुआत हमें गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला में देखती है। ठीक है, वर्गीय शिखर के साथ नागर शैली की शुरुआत हुई। हमने देखा उत्तर भारत के मंदिरों में जब हम देखते हैं तो नागर शैली में इस प्रकार से आपको उनके शिखर देखने को मिलते हैं। मंदिरों की विभिन्न आकृतियां देखने को मिली, जैसे वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, जो रचनात्मकता और नए विचारों को दर्शाता है। ठीक है, हिंदू आराधना पर ध्यान ज्यादा दिया गया क्योंकि हिंदू धर्म पर बेस था ये युग जो गुप्त काल का था। अधिकांश मंदिर हिंदू मंदिर थे जो विष्णु, शिव और शक्ति जैसे देवताओं को समर्पित थे और उस समय धार्मिक भावना को भी वहां की दर्शाया गया। तो गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का महत्व यदि आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रकार दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आगे की बात करते हैं। पल्लवकालीन स्थापत्य कला में देखेंगे तो ये प्रारंभ में 2री शताब्दी से आंध्र प्रदेश में ज्यादा सक्रिय देखने को मिली ये स्थापत्य कला, जो दक्षिण में तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प जो है विरासत विकसित की गई यहाँ पर। ठीक है, पल्लव वास्तुकला का अगर हम विकास देखें तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे आपका प्रारंभिक शैल मंदिर जो उदाहरण मंडा गपट्टू मंदिर है, राजा नरसिंह है आए, फिर राजा राज सिंह, फिर राजा नंदी वर्मन, इस प्रकार से द्रव्य शैली का विकास हुआ और इस तरह से कंटिन्यू आगे निरंतरता इसमें कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब पल्लव वास्तुकला का जो विकास हुआ आप देख सकते हैं हर राजा के समय पे कैसे कैसे विकास चरण हमें देखने को मिलते हैं, उनके उदाहरण देखते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि पल्लव काल की जो वास्तुकला का स्वरूप क्या है, या बदलते राजाओं के समय में किस प्रकार से वो विकसित हुई, उनकी विशेषता क्या, उनका महत्व क्या, उदाहरण दीजिए, तो आप इस प्रकार से चीजों को बना के बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पल्लव कालीन शासक अगर देखें जैसे राजा महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, अभी हमने यहाँ पर सारा देखा ना, इन्हीं के बारे में यहाँ बता रहे हैं, इनके समय काल में क्या क्या चीजों का विवरण है। जैसे राजा महेंद्र वर्मन में प्रारंभिक शैलकृत मंदिर देखने को मिले, मंडा गप्पट शिलालेख में ईंट, लकड़ी, धातु, गारे के बिना मंदिर निर्मित किए गए, मंडप शैली के मंदिर जिसमें स्तंभ युक्त हॉल और छोटे मंदिर थे, जैसे उदाहरण मंडा गपट्टू मंदिर देखने को मिलता है। नरसिंह वर्मन राजा जो पल्लवकालीन शासक थे, इसके बाद इनका चामुंडा, दुर्गा, लक्ष्मी जैसी देवियों की मूर्तियों की सजावट विशेषता इनके दौरान पे जो मंदिर बनाया गया उसमें देखने को मिलती है। जैसे पंच पांडव रथ देखने को मिले जिसमें बड़ा धर्मराज रथ भी शामिल था, द्रविड़ शैली के लिए आधार इन्होंने यहाँ से तैयार शुरू कर दिया था। उदाहरण पंच पांडव रथ, मामल्लपुरम। ठीक है,
अब इसके बाद राज सिंह के समय पे यहाँ पर पत्थर की संरचना वाले मंदिरों की दिशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। पल्लव इतिहास में स्थापत्य कला की प्रमुख प्रगति हमें राज सिंह के समय से देखने को मिलती है, जैसे शोर मंदिर महाबलीपुरम में है, कैलाश मंदिर कांचीपुरम में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम सिर्फ मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब हम पीटी की भी तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया कि मेंस के साथ साथ पीटी की चीजों को भी इन्वॉल्व किया जा सके। ठीक है, राजा नंदीवर्मन जैसे उनके समय पे छोटे मंदिर पल्लव परंपराओं की निरंतरता को भी यहाँ पर दर्शाया गया, द्रविड़ शैली के तत्वों का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई दिया है। उदाहरण के लिए जैसे साउथ इंडिया में पल्लव स्थापत्य कला की विशेषताओं को जारी रखने के लिए विभिन्न छोटे मंदिरों का निर्माण राजा नंदीवर्मन के समय पे करवाया जाता रहा। ठीक है, अब चालु कह रहा था ना चोलकालीन स्थापत्य कला, तो अब चालुक्यकालीन जो है स्थापत्य कला की बात की जाए तो इसके ये दक्कन क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्रमुख विशेषताएं क्या है कि फर्श की बनावट पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि चालुक्य मंदिरों के शिलान्यास में मुख्य हॉल हो गया, सहायक मंदिर हो गया, एक परिक्रमा यानी कि प्रदक्षिणा पथ इसमें शामिल किया गया। ठीक है, जैसे दुर्गा मंदिर उदाहरण है यहाँ पर, अभिन्न अंग है। इसकी स्थापना स्थापत्य कला उसके अंदर जाने आने के मार्ग को भी निर्देशित करता है। यही देखेंगे यहाँ पर नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है। तो मैंने बताया था जहाँ पर नागर और द्रविड़ शैलियों के शैली मंदिर स्थापत्य का मिश्रण है वो है आपकी बेसर शैली। ठीक है, तो भारत के बीच में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको द्रविड़ शैलियों को भी कुछ मिश्रित तत्व मिलेंगे, कुछ नागर शैली के भी मिलेंगे। ठीक है, इसको बेसर शिखर कहा गया। अलंकरण देखा जाए तो दीवारें और शिखर बहुत ज्यादा यहाँ पर अलंकृत देखने को मिली। लघु अलंकरण तत्व दोनों शैलियों के संश्लेषण को इसके क्योंकि मिश्रित है। अब ये इसके बेसर शैली के अंतर्गत अब आपके कुछ लक्षण जो है नागर शैली के थे, कुछ लक्षण आपके द्रविड़ शैली के थे। तो यही चीज कह रहा है, शिखरों का रूपांतरण हमें देखने को मिलता है। द्रविड़ शैली के शिखरों में हर मंजिल की ऊंचाई कम करके उसे संशोधित किया गया, जबकि नागर शैली के शिखर अधिक ऊर्ध्वाधर बनाए, बहुत सीधे सपाट मंदिर बनाए जाते थे शिखर, जिससे मंदिर संरचना का आकर्षण बढ़ जाता था। अलंकरण संबंधी विशेषताएं जैसे मंडप बनाए गए, स्तंभ बनाए गए, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, बस यहाँ पर प्रश्न के उत्तर के हिसाब से फॉर्मेट किया गया है। ठीक है, चालुक्य शैलकृत स्थापत्य कला में जैसे कर्नाटक में स्थित बादामी की गुफा मंदिर, ये उदाहरण है, याद रखना है, ये आपको मेंस में लिखना है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया, इनको हम और रिफॉर्म करके बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है, प्रमुख स्थापत्य और विषयगत विशेषताएं क्या है, गुफाओं में विविध प्रकार के विषय और मूर्तियां प्रदर्शित की गई, जैसे कि शिव का नटराज के रूप में चित्रण, ये तांडव नृत्य करते हुए शिव सार्वभौमिक नृत्य का प्रतीक माना गया है। विष्णु का त्रिविक्रम विक्रम के रूप में चित्रण, ये विष्णु को वामन रूप में दिखाया गया है। ये सब कर्नाटक के बादामी गुफाओं के अंतर्गत इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। होयसल स्थापत्य कला इसके अंतर्गत आएंगे तो कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे तारे के आकार में चबूतरे बनाए गए हैं, सुंदर स्तंभ और छत बनाई गई, विस्तृत मूर्तियां बनाई गई, अनेक मंदिर त्रिकुटाचल जो है, एक से ज्यादा मंदिर इसके अंतर्गत होते हैं जो प्राय भगवान विष्णु और शिव दोनों को समर्पित होते हैं, सभी एक ही परिसर में बने होते हैं। ठीक है, होयसल स्थापत्य कला की बात की जाए, कुछ उदाहरण है जैसे कि चेन्नाकेश्वर केशव मंदिर बेलूर में, होयसलेश्वर मंदिर हेलेवीडू में है, केदारेश्वर मंदिर आपका हेलेवीडू में, सोमनाथपुर केशव मंदिर तारे के आकार में डिजाइन किया है, सुंदर नक्काशी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ये माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ विजयनगर स्थापत्य कला इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उसी समय काल में हम देखेंगे तो विरूपाक्ष जो मंदिर है हम्पी में बनाया गया। देखिए किस प्रकार से इसका जो शिखर है, ये राय गोपुरम यहाँ पर बनाए गए, विशाल मंदिर परिसर बनाए गए, मंडप स्तंभ युक्त हॉल बनाए गए, यहाँ पर ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है, इसकी ग्रेनाइट उपलब्ध हो जाता था, इसके कारण अधिकांश मंदिर जो है ग्रेनाइट और पत्थरों का उपयोग करके बनाए गए। नहरें और किलेबंदी को बनाया गया। विजयनगर शहर में उन्नत सिंचाई प्रणाली, जलाशय, मजबूत किलेबंदी वगैरह पर भी विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके कुछ उदाहरण जैसे विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, विट्ठल मंदिर आपका हम्पी में, हजारा राम मंदिर हम्पी में है, लोटस महल हम्पी में है। तो ये सारे उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि दो प्रश्न ही प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन उस प्रश्नों में आप देखेंगे कि कई प्रकार के जो है उसके उसी टॉपिक को उसी टॉपिक को और एक्सपेंड करके बताने का प्रयास किया है। तो बेसिकली प्रश्नों के उत्तर तो आपको इसमें मिलेंगे ही, और प्रश्न भी आप अगर खंगालेंगे उस समय के या इससे इर्द गिर्द जो आपको प्रश्न मिलेंगे उसका आंसर भी आप इसमें ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं। एक तो रहा ये पैटर्न, तो आज आपको इस पैटर्न पे पढ़ाया गया। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैम सिर्फ प्रश्न लाइए और सिर्फ उसी का उत्तर दीजिए, हमें और आगे पीछे की कहानी नहीं जाननी है, तो उस प्रकार से भी नेक्स्ट टाइम हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे आज क्या है आपका आज ट्यूसडे है,
अब जो सैटरडे को लेक्चर आएगा शाम को 6 बजे, उसमें हम लेक्चर 9 में आगे के लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने मंदिर स्थापत्य पूरा पढ़ लिया है। अब उसके आगे का हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर उनका जब थोड़े से लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम PYQs को देखेंगे, चाहे PT हो चाहे वो मेंस हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।